साथियों नमस्कार। मैं सीए अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानती हैं, इस समय हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट पर एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज के 2 भाग हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। इन 2 भागों में हमने चैरिटेबल ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारे प्रावधानों का गहनता के साथ अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम किस प्रकार से एग्जम्पशन ली जाती है, हमको उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपको मालूम है, सेक्शन 11, 12 एंड 13 ये तीनों सेक्शन चैरिटेबल ट्रस्ट पर लागू होती हैं। इस चैप्टर की हेडिंग जो है, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जैसा कि इसके नाम से ही प्रदर्शित है, इनकम का ये पार्ट नहीं बनता है। सेक्शन 11 में जो भी आय आती है वो इनकम का पार्ट नहीं बनती है, इसीलिए सेक्शन 11 हेडलेस है। जो हमारी जो भी ट्रस्ट की इनकम होती है उसमें कोई भी हेड लागू नहीं होता है। ना तो उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लागू होती है, ना उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस लागू होता है, ना उसमें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लागू होता है। केवल एक जो हमारा रेजिडरी सेक्शन जो बचता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो चैरिटेबल ट्रस्ट की सारी इनकम को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के रूप में काउंट करते हैं। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए अब हम अपनी आगे की जर्नी को प्रारंभ करते हैं। सेक्शन 11 में सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 उसमें ये बताया गया है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की संपत्ति होती है, उससे जो ट्रस्ट को आय होती है उसमें से ट्रस्ट को मिनिमम 85% अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर खर्च करना होता है। अगर ट्रस्ट 85% पैसा ऑब्जेक्ट के ऊपर खर्च कर देता है तो 15% की ट्रस्ट को एड ऑफ डायरेक्शन मिलती है, जिसको कि वो अपने एक्यूमुलेट कर सकता है, आगे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च कर सकता है। इसमें एक शर्त ये है कि अगर ट्रस्ट 85% पैसा खर्च नहीं कर पाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रस्ट 85% पैसा खर्च कर पाए। अगर ट्रस्ट 85% पैसा खर्च नहीं कर पाता है तो उस दिशा में क्या क्या कंडीशन है, किन किन प्रावधानों का पालन करना होता है। तो इसमें हम देखेंगे सेक्शन 11(1) की एक्सप्लेनेशन 1। इसमें 2 पार्ट में ये बताया गया है। पहला पार्ट इसमें ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जो हमको 31 मार्च जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है उस समय तक हमको वो इनकम प्राप्त नहीं हुई हो। जैसा कि FDR है, FDR जो हम कराते हैं उसकी इंटरेस्ट एक्रूड बेसिस पे हम अपने खातों में तो लेते हैं, लेकिन FDR की इंटरेस्ट हमको जब FDR की मैच्योरिटी आती है उसी समय प्राप्त होती है। तो जब हमको इनकम FDR की प्राप्त नहीं हुई है तो हम उसको किस प्रकार से खर्च कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करिए ट्रस्ट की इनकम 100 रुपीज़ की है जो उसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से प्राप्त हुई है। इसमें 20 रुपये की इनकम ऐसी है जो FDR से प्राप्त हुई है। ट्रस्ट की टोटल इनकम हो गई 120 रुपये। अब 120 रुपये का 85% ट्रस्ट को खर्च करना होता है, लेकिन यहाँ पर ये है कि 20 रुपये की जो इनकम है वो अभी तक ट्रस्ट को प्राप्त नहीं हुई है। जब उसको ट्रस्ट को इनकम प्राप्त नहीं हुई है तो वो किस प्रकार से खर्च करेगा। तो इसमें सेक्शन 11(1) के एक्सप्लेनेशन के क्लॉज 2 के सब क्लॉज 1 में ये बतलाया गया है, अगर इस प्रकार की इनकम है जो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है तो जिस साल में वो इनकम व्यक्ति को प्राप्त होगी या तो वो उस साल में उस इनकम को खर्च कर सकता है या उससे आने वाली अगली साल में उस इनकम को खर्च कर सकता है। तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने सारे प्रावधानों को पूरा कर लिया है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में अपनी में 100 रुपये का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन लिया था, 20 रुपये की FDR की इंटरेस्ट ली थी, हमारे यहाँ 120 रुपये हो गई। अब 120 रुपये में से उसको खर्चा करना है, तो चूँकि 20 रुपये की इनकम उसको प्राप्त हुई नहीं है तो 20 रुपये की इनकम को वो आगे जिस साल उसको इनकम प्राप्त होगी उस साल वो खर्च कर सकता है या उससे अगले सालों में खर्च कर सकता है। इसके अलावा एक प्रोविजन और होता है, एक अन्य कारण से भी ऐसा हो सकता है जो आदमी को इनकम जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उस इनकम को खर्च ना कर पाए। जैसे कि इस साल 24 मार्च को देश भर में लॉकडाउन हो गया। अगर किसी ट्रस्ट को 23 मार्च को ही इनकम प्राप्त हुई है, कहीं से उसको डोनेशन प्राप्त हुआ है, तो ये कैसा संभव है कि वो उसको 31 मार्च तक खर्च कर दे। तो इसमें शर्त ये लगाई गई है कि वो उस इनकम को अगले साल तक यानी कि 31/3/21 तक खर्च कर सकता है। अगर वो 31/3/21 तक खर्च कर देता है तो वो उसका 31/3/20 का ही एप्लीकेशन माना जाएगा। लेकिन इसमें भी शर्त ये है कि वो उसका एप्लीकेशन दोनों केसों में तब माना जाएगा जब वो अपनी रिटर्न की ड्यू डेट से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए रिटर्न की ड्यू डेट जो है 30 नवंबर गवर्नमेंट ने बढ़ा के कर दी है। अगर वो व्यक्ति 30 नवंबर से पहले फॉर्म नंबर 9A भरकर ऑनलाइन पोर्टल पर उसको जमा करता है
और उसमें ये दिखाता है कि भाई उसको इनकम प्राप्त नहीं हुई है या इनकम उसको देर से प्राप्त हुई है, तो उसका वो उस साल का एप्लीकेशन माना जाएगा। अगर वो व्यक्ति फॉर्म नंबर 9A समय से फाइल नहीं करता है तो असेसमेंट ईयर 2021 की इनकम में ही उसको असेसेबल होगा और उसी साल की इनकम पे उसको टैक्स लग जाएगा। ये तो रहा साथियों कि जो हमको इनकम प्राप्त नहीं हुई है या देर से प्राप्त हुई है। अब साथियों हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, जो है सेक्शन 11(2). अब साथियों आपने देखा होगा कि हमको इनकम भी प्राप्त हो गई और सारे काम हो गए, लेकिन फिर भी हम उस पैसे को खर्च नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के लिए वो ट्रस्ट कार्य कर रहा है, लेकिन अभी उसको हॉस्पिटल के लिए ज़मीन नहीं मिली है या उस उद्देश्य को खर्च करने के लिए उसके पास अभी पूरी तरह साधन नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे उसको 100 रुपये की इनकम प्राप्त हुई, 100 रुपये की इनकम प्राप्त हुई, उस इनकम में से केवल उसने उस साल में 50 रुपये की इनकम को ही वो व्यक्ति खर्च कर पाया, जबकि उसको नियमानुसार 85 रुपये की इनकम खर्च करनी थी, यानी कि उसके 35 रुपीज़ शॉर्ट रह गई। 35 रुपीज़ शॉर्ट रह गए तो उसके बाद ऑप्शन ये होता है कि वो रिटर्न दाखिल करने की डेट से पहले, जो कि इस साल में 30 नवंबर है, अगर वो व्यक्ति चाहे तो अपने इस 35 रुपये को एक्यूमुलेटेड कर सकता है। एक्यूमुलेशन की भी शर्त वही है कि 30 नवंबर से पहले फॉर्म नंबर 10 ऑनलाइन उसको पोर्टल में फाइल करना होगा और फॉर्म नंबर 10 में उसको ये बतलाना होगा कि 35 रुपये जो वो एक्यूमुलेट कर रहा है उसका पर्पज़ क्या है, वो उस 35 रुपये को किस पर्पज़ के लिए खर्च करेगा। इसके अलावा जो 35 रुपये उस पर बचे हुए हैं उसको सेक्शन 11(5) के मोड्स, वो अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि सेक्शन 11(5) में कौन से मोड्स हैं, यानी कि जो उसमें 35 रुपये बचे हुए हैं उसको वो सेक्शन 11(5) के मोड्स में इन्वेस्ट करने होंगे, तभी उसका एप्लीकेशन वो माना जाएगा, अदरवाइज उसके लिए एप्लीकेशन वो नहीं माना जाएगा। साथियों, ये मैंने आपको नेट सेल में 11(1) और 11(2) के बारे में बता दिया कि अगर इनकम हमको प्राप्त नहीं होती है या इनकम देर से प्राप्त होती है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, और इनकम हमको सारी प्राप्त हो जाती है लेकिन हम उसको खर्च नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है। इसमें फॉर्म नंबर 9A और फॉर्म नंबर 10, इससे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म नंबर 9A और फॉर्म नंबर 10 में क्या अंतर है। बहुत से लोग इस बात में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कब हमको फॉर्म नंबर 9A फाइल करना है, कब हमको फॉर्म नंबर 10 फाइल करना है। तो साथियों, मैंने आपको ये सारे प्रोविज़न इसमें आए समझाए हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रोविज़न इसमें और आज थोड़े बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन शब्द बहुत ही विस्तृत है। एक्सपेंडिचर शब्द जो होता है, एक्सपेंडिचर शब्द से बहुत विस्तृत शब्द है एप्लीकेशन, यानी कि अगर हमने कोई प्रोविज़न कर दिया है, अगर हमने किसी संस्था को डोनेशन के लिए बोल दिया है कि हम आपको डोनेशन देंगे और हमने उसको डोनेशन 31 मार्च तक नहीं दिया है, तब भी उस डोनेशन को हम एप्लीकेशन मान सकते हैं। उसको हम अपने अकाउंट्स में डेबिट कर लेंगे और उसकी हम लायबिलिटी अपनी बैलेंस शीट में स्टैंड कर लेंगे, तो वो भी हमारा एप्लीकेशन माना जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, एप्लीकेशन में यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई फ़र्क नहीं किया गया है। आप चाहें चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करिए, चाहे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करिए, दोनों ही खर्चों को एप्लीकेशन के रूप में मान्यता दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रस्ट किसी साल में 100 रुपये की इनकम कमाता है, उसमें से वो 25 रुपये तो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से सैलरी है, कन्वेंस है, इस तरीके के जो अदर खर्चे होती हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। बाकी उसने अपनी उसके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कोई ज़मीन खरीद ली या कोई उसने गाड़ी खरीद ली या कोई उसने व्हीकल खरीद लिया, तो उसको भी एप्लीकेशन के रूप में माना जाएगा और उन दोनों अमाउंटों को जोड़कर ही एप्लीकेशन माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कोई कैपिटल एसेट्स खरीदते हैं और उस कैपिटल एसेट्स को खरीदने के लिए हम लोन लेते हैं, तो जब हम लोन लेते हैं तो उसको इनकम नहीं माना जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने 2 करोड़ रुपए की मान लो कैपिटल एसेट्स खरीदी, 2 करोड़ रुपए की हमने बिल्डिंग खरीदी, इसके लिए हमने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, 1 करोड़ रुपये हमने अपने पास से लगाया, तो 1 करोड़ रुपए को तो एप्लीकेशन माना जाएगा और 1 करोड़ रुपए का जो लोन लिया है उसको एप्लीकेशन उस साल नहीं माना जाएगा। लेकिन जो हमने लोन लिया उस लोन की जो इंटरेस्ट हमारी हर साल या हर महीने के हिसाब से जमा हो रही है, उस इंटरेस्ट को एप्लीकेशन माना जाएगा। और जब हम उस लोन का रिपेमेंट करेंगे उस साल में उस लोन को रिपेमेंट को भी एप्लीकेशन इसमें माना जाएगा। इसके अलावा साथियों,
इसमें फाइनेंस एक्ट 2017 से कुछ इसमें चेंज आया था, KRF एक्सप्रेशन 3। अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट किसी अन्य चैरिटेबल ट्रस्ट को जो सेक्शन AA में रजिस्टर्ड है या 1023C में रजिस्टर्ड है, अगर कोई भी डोनेशन देता है तो उसको भी एप्लीकेशन के रूप में मान्यता प्राप्त की जाएगी, उसको भी एप्लीकेशन के रूप में माना जाएगा। इसी प्रकार साथियों, इसका अब हम चलते हैं कॉर्पस डोनेशन के ऊपर कि कॉर्पस डोनेशन के बारे में क्या क्या प्रोविज़न है। सेक्शन 11(1)D जो कॉर्पस डोनेशन को डील करता है। कॉर्पस डोनेशन जब भी हमको मिलती हैं तो वो भी हमारी एग्जम्प्ट इनकम होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन साथियों, यहाँ ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि जब भी हमको कॉर्पोरेट डोनेशन मिलता है तो हम लोग उसकी एक सिंपल रिसीट काट के उस पर कॉर्पोरेट डोनेशन छपवा कर उसको दे देते हैं सामने वाले को जिसने हमको डोनेशन दिया है। केवल हमको रसीद देना ही सफिशिएंट नहीं है, हमको सामने वाले से जिसने हमको डोनेशन दिया है उससे हमको जो है एक लेटर लेना चाहिए। इस लेटर में पूरी बात लिखी होनी चाहिए कि ये कॉर्पोरेट डोनेशन किस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कभी आपका केस स्क्रूटनी में आ जाए और वो कॉर्पस डोनेशन की लिस्ट मांग ले असेसिंग ऑफिसर, उस लिस्ट के साथ में वो लेटर भी होना चाहिए कि सामने वाले ने आपको लेटर दिया है कि आप अपनी इस इनकम को कॉर्पस में मानिए, क्योंकि कॉर्पस की इनकम एग्जम्प्ट इनकम होती है, इसीलिए उसमें पूछताछ ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा कॉर्पस में एक प्रोविज़न और है। पहले इस तरीके से होता था कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है वो दूसरी चैरिटेबल ट्रस्ट को कॉर्पोरेट डोनेशन के रूप में पैसा देती थी और वो उसके हाथ में एग्जम्प्ट होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है, जो आजकल 12A भी हो गया है, और एक चैरिटेबल ट्रस्ट और है। हमने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपये का डोनेशन कॉर्पोरेट के रूप में दिया। तो इसमें अभी तक क्या होता था कि जो हमने डोनेशन कॉर्पस के रूप में दिया है हमारी तो वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम के रूप में हो जाता था और सामने वाली ट्रस्ट के लिए वो सेक्शन 11(1)D में एग्जम्प्ट इनकम के रूप में हो जाता था। तो दोनों ही तरफ से इस तरीके के ट्रस्ट गवर्नमेंट को चूना लगा रही थी कि जिस ट्रस्ट ने दिया उसने भी एग्जम्पशन क्लेम कर लिया, जिस ट्रस्ट ने प्राप्त किया उसने भी एग्जम्पशन क्लेम कर लिया। और इसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए भारत सरकार इसमें एक नया प्रोविजन लेके आई, इसमें एक नया प्रोविजन ऐड किया। अब ये प्रोविजन हमको ये बतलाता है अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को कोई भी डोनेशन कॉर्पस के रूप में देता है तो जिस ट्रस्ट ने वो पैसा दिया है उस ट्रस्ट का वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा, लेकिन जिस ट्रस्ट को पैसा मिला है उसके लिए अभी भी वो कॉर्पस डोनेशन एग्जम्प्ट होगा 11(1)D में। इसी कॉर्पस फंड में एक बात तो बताता हूँ मैं, अभी तक क्या था कि सेक्शन 1023C जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन पर अप्लाई होता है उसको अगर कॉर्पोरेट डोनेशन के रूप में पैसा मिलता था तो उनको वो पैसा टैक्सेबल होता था, जबकि चैरिटेबल को नहीं होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2020 में ये प्रोविज़न कर दिया है कि अगर 1023C के कोई जो इंस्टीट्यूशन है मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर उनको भी कॉर्पस के रूप में पैसा मिलता है तो वो भी उनके लिए एग्जम्प्ट होगा, उस पर भी उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें सेक्शन 11 में एक एक्सप्लेनेशन और ऐड की गई जो कि वैसे तो वो एक्सप्लेनेशन में जो प्रोविज़न है वो बिजनेस हेड पर लागू होती है 40A(3) और 40A(I)A जो कि बिजनेस पर एप्लीकेबल होते हैं उनको चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट पर भी एप्लीकेबल कर दिया गया। जैसा कि आपने देखा होगा कि चैरिटेबल ट्रस्ट विदाउट एनी लिमिट सारा जो भी खर्चा होता था उसको कैश में खर्च करते थे। गवर्नमेंट की पॉलिसी इस समय चल रही है लेस कैश का इस्तेमाल कम से कम हो, RTGS और चेक के माध्यम से भुगतान अधिक से अधिक हो। इसी माध्यम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 40A(3) में एक अमेंडमेंट कर दिया जो कि अब चैरिटेबल ट्रस्ट पर भी लागू होता है। अब कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है 10,000 रुपये से ऊपर का नकद भुगतान नहीं कर सकता है। अगर वो 10,000 रुपये से ऊपर का नकद भुगतान करता है तो जितने रुपये का भुगतान वो 10,000 से ऊपर करता है उस रुपये को एप्लीकेशन ऑफ इनकम के रूप में नहीं माना जाएगा और उस पर उसको ट्रस्ट को टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। इसी प्रकार से सेक्शन 40A(I)A जो कि TDS से संबंधित रखता है। अभी आज जैसे कोई ट्रस्ट किसी को इंटरेस्ट का भुगतान करता है या किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट का भुगतान करता है या किसी रेंट का भुगतान करता है तो इन सभी भुगतानों को करने से पहले उसको टैक्स काटना कंपलसरी कर दिया गया है। यदि कोई ट्रस्ट TDS के प्रोविजनों का अवेल न करता है या टैक्स को डिडक्ट नहीं करता है तो उस ट्रस्ट को उस एक्सपेंडिचर का 30% डिसअलाउंस कर दिया जाएगा। यहाँ
डिसअलाउंस का तात्पर्य है कि 30% खर्चे को एप्लीकेशन के रूप में नहीं मनाया जाएगा और उस पर उसको टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा जब भी वो व्यक्ति अगले सालों में अगर उसका TDS काट लेता है तो उस 30% पैसे को एप्लीकेशन के रूप में मान्यता अगले सालों में भी दी जा सकती है। तो साथियों, आज मैंने आपको सेक्शन 11(1) की एक्सप्लेनेशन और 11(2) के संबंधित प्रावधान, कॉर्पोरेट डोनेशन से संबंधित प्रावधान को समझाने का अपना पूरा प्रयत्न किया है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसा चैप्टर है, देखने में तो बहुत छोटा लगता है कि केवल इसमें 3 सेक्शन हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि ये इसके वाइड है, काफ़ी इसका विस्तृत इसमें प्रोविज़न है। तो मैं अगली वीडियो में आपको सेक्शन 11(1) से संबंधित एग्जाम्पल प्रैक्टिकल के रूप में देकर समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल के रूप में देकर समझाऊंगा कि इनके प्रोविज़न किस तरीके से लागू होती हैं। मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर 11(1) और 11(2) के प्रोविज़नों का चैरिटेबल ट्रस्ट पालन नहीं करते हैं तो 11(3) लग जाता है, जिसमें 11(3) में वायलेशन करने पर क्या क्या ट्रस्ट को कंसिक्वेंसों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार से उनकी इनकम उसमें टैक्सेबल हो सकती है। तो साथियों, मेरा आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। आप सभी लोगों से फिर दोबारा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इसी प्रकार मेरी हिम्मत बढ़ती रही और मैं अपने इस काम में और तेज़ी के साथ और तत्परता के साथ लगूं और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करता रहूं। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।